अ वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों, चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूं गाइज, बैक विद सम वंडरफुल क्वेश्चंस। तो आज के इस क्वेश्चन पेपर के लिए दोस्तों, आई मीन प्रैक्टिस सेट के लिए, तो मुझे अपना धुआंधार फीडबैक देंगे। तो दोस्तों, मैंने अपने हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा विविधता देने की कोशिश की है। तो अब से रोज़, आज फिर भी दोस्तों सम 30 क्वेश्चंस डेली, दोस्तों 30 क्वेश्चन का रोज बैक टू बैकअप रहेगा। तो आइए थोड़ा गति रखेंगे दोस्तों, और आज के लिए निश्चित ही दोस्तों सारे लोग फीडबैक देंगे। तो गोइंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का पहला क्वेश्चन, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 13, 15, 16, 14। लेट्स गो। यस, आइए। यस, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या कितनी है दोस्तों? हाउ मैनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैव बीन told by कैटल? तो कैटल ने कितने पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताए हैं? मैं दोस्तों कई सेशन में मैंने इसे लिया है। आई नो कि यू गाइज आर गोइंग टू आंसर इट वेरी वेल। यस, ट्रू, वेरी ट्रू। दोस्तों नमस्ते, सभी को सलाम, नमस्ते दोस्तों। आइए एक बार चलते हैं। यस गाइज, ऑल ऑफ अस नो कि ऑलपोर्ट के लगभग 4000 ट्रेड्स को 171 ट्रेड्स में दोस्तों बदल दिया। 35 फिर अंतर दोस्तों 16 सिर्फ में। तो आप जानते हैं 16 पीएफ, मैंने कई दोस्तों अपने प्रैक्टिस में लिया है। 16 पीएफ, पीएफ का अर्थ है दोस्तों फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी फैक्टर्स। इसकी थियरी दी है गाइज किसने? हमारे कैटल साहब ने। सो द राइट आंसर इज 16 पर्सनैलिटी ट्रेड्स। 16 इज द राइट आंसर। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे दोस्तों। यस, मुरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह परीक्षण कौन सा है दोस्तों? एक बार देखते हैं। पहला, शाही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोध परीक्षण, दोस्तों मूल्यांकन मापनी। आइए देखिए, तो मुरे ने किस परीक्षण की रचना करके एक इतिहास बना दिया? आइए देखते हैं दोस्तों। इंक ब्लॉट टेस्ट, इंक, मैं अब आपको इंग्लिश भी लिख रहा हूँ अगर आपको दोस्तों हिंदी कुछ ज़्यादा ही शुद्ध है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन कंप्लीशन टेस्ट, विषय थीमेटिक टीएटी या थीमेटिक दोस्तों इवेल्युएशन, इवेल्युएशन मेजरमेंट या इवेल्युएशन स्केल बोलते हैं। इंग्लिश थोड़ा सा आपको ज़्यादा मदद करेगी मेरे हिसाब से। यस, मुरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास कर दिया, वह परीक्षण क्या है? तो आप सभी जानते हैं मुरे साहब ने, यस, मुरे साहब ने दोस्तों एक परीक्षण की रचना की जिसका नाम था थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, और इसे बोलते थे क्या? प्रासंगिक अंतर्बोध। आत्मबोधन को दोस्तों इसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहा जाता है। और दोस्तों जिसमें 30 कार्ड्स हैं, मैंने आपको बताया था देर आर 30 कार्ड्स, 30 कार्ड्स, 30 कार्ड्स हैं दोस्तों। 10 पुरुषों के, 10 महिलाओं के या लड़कियों के, पुरुषों या लड़कों के ऐसे बोलते हैं दोस्तों। और 10 कार्ड ऐसे हैं जिसमें ऐसे चित्र हैं जिसमें दोनों लिंग प्रेजेंट है, स्त्री पुरुष या लड़के लड़कियां दोनों। और यह दोस्तों बहुत ही पॉपुलर हुआ और इसे कहा जाता है टीएटी। द राइट आंसर इज गाइस टीएटी परीक्षा। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है दोस्तों? जो आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है दोस्तों, जिससे आप दैनिक जीवन के कार्य करते हो। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या सामाजिक बुद्धि। व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है दोस्तों? जो आपकी जो प्रैक्टिकल काम, मतलब दोस्तों जो दैनिक जीवन में रोजमर्रा के दिन में काम करने वाली बुद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं? तो व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या है कि मौके के अनुसार, मेरी दोस्तों गणित लगाने की क्षमता, हिंदी पढ़ने की क्षमता की बात नहीं हो रही दोस्तों, रोजमर्रा के दिन में काम करने वाली आपकी व्यावहारिक बुद्धि दोस्तों। और हम सभी जानते गाइज, व्यावहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। यस, आई
तो आपको बता दें, व्यावहारिक बुद्धि या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यह दोस्तों जो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत है, जहां बंदा मौके के अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेता है, यह वास्तविक बुद्धि है, परिस्थितिगत बुद्धि है दोस्तों। और इसे हम कहते हैं क्या, यह एक कॉग्निटिव एबिलिटी है, यह एक संज्ञानात्मक योग्यता है। एंड सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार देखेंगे दोस्तों, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या क्या है। मैंने कई बार दोस्तों इसको पढ़ाया है, 90, 110, 135, 120। आई इसको आई यस। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दोस्तों जो जेपी गिलफोर्ड द्वारा दिया गया है, यस, हम सभी जानते हैं दोस्तों। और इसके गाइस 3 आयाम हैं, जिसमें एक आयाम है क्या, विषय वस्तु का, दूसरा आयाम है संक्रिया का, और तीसरा आयाम है दोस्तों उत्पाद का, परिणाम का। तो दोस्तों शुरू में विषय वस्तु 4 थी, संक्रिया दोस्तों क्या थी, 5 थी, माफ करेंगे, संक्रिया 5 थी दोस्तों, और उत्पाद कितने थे, 6 थे। तो 4 पंचे 20 इंटू 6, साथ हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों, 120। मैंने कई बार इसको डिस्कस किया है। बाद में दोस्तों उन्होंने विषय वस्तु में, हल्का सा आपको दिखाना चाहूंगा, ये दोनों फिक्स रहेंगे इसलिए इसको नहीं देखना है दोस्तों। आइए हल्का सा विषय वस्तु देखें। तो विषय वस्तु क्या था दोस्तों, आपको माफ करेंगे, विषय वस्तु फिक्स थी, यस। आइए विषय वस्तु, थोड़ा मिस्टेक हुआ दोस्तों, विषय वस्तु 5 ही रहेगा। संक्रिया दोस्तों चेंज हुआ, संक्रिया देखेंगे। संक्रिया में दोस्तों क्या था आपका, संज्ञान, ये देखेंगे संज्ञान, स्मृति, चिंतन, यस। और लास्ट में दोस्तों क्या था, मूल्यांकन। दोस्तों हुआ क्या कि बाद में स्मृति को 2 भागों में बांटा गया, स्मृति लेखन और स्मृति धारण। दोस्तों स्मृति में एक डिवीजन बढ़ गया और चिंतन को भी 2 भागों में बांट दिया गया, अपसारी चिंतन में और अभिसारी चिंतन में। तो दोस्तों पहले 1/, ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 6, 150 हुआ दोस्तों। फिर जब चिंतन को भी 2 भागों में बांट दिया, तो यह 5 विषय वस्तु, 6 संक्रिया, 6 उत्पाद दोस्तों। तो जो सबसे नया डिवीजन है 180 का है। ये बहुत पूछा जाता है गाइज, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि कैसे आप जानेंगे दोस्तों। ये ध्यान रखेंगे, अगर ऑप्शन में 180 है तो आप जान लेना कि सबसे नया वाला डिवीजन पूछ रहा है। अगर 150 है तो जान लेना 150 का डिवीजन पूछ रहा है। और अगर दोस्तों 120 है तो जान लीजिएगा मूल सबसे पुराना वाला डिवीजन पूछ रहा है। तो मैं हट जा रहा हूं, आप इसे देख सकते हैं। सो द राइट आंसर इज गाइस डी फॉर डेनमार्क। यस, लेट्स गो, अगला चलेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, वातावरण की वह वस्तु, गेस करिएगा। मैं चाहता हूं एक बार कॉमन सेंस अपना लगाइए। वातावरण की वह वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है, वह क्या है दोस्तों? प्रबलन है, जिसे आप पुनर्बलन या सबलीकरण कहते हैं, प्रेरक है, या फिर उद्दीपक है, या फिर प्रलोभन है। चाहता हूं दोस्तों इस प्रश्न का आप उत्तर दें, मुझे अच्छा लगेगा। वातावरण की वह वस्तु जिसे व्यक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है, यस, प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक या प्रलोभन। दोस्तों अब आप खुद समझिए इसको गाइज। हम वैसे मुझे यकीन है मेरे बच्चों आप में से काफ़ी लोग इसका उत्तर पहले से ही जानते हो। दोस्तों किसी प्रकार के कन्फ्यूजन मत रहिएगा, मैं एक एक शब्द एक्सप्लेन करूंगा और आप मेरे उत्तर के साथ एग्री होंगे। दोस्तों पहली बात तो ध्यान रखें दोस्तों, यह व्यवहारवाद पे आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि व्यवहारवाद वातावरण पे जोर देता है, परिवेश। दोस्तों क्या
बिल्ली दोस्तों क्या पाने के लिए प्रयासरत है? भोजन। और दोस्तों भोजन क्या है? उद्दीपक है। क्या है? भोजन उद्दीपक है, भूख प्रेरक है। और दोस्तों प्रबलन क्या है? अगर भोजन बार बार मिले तभी तो सबलीकरण होगा, पर सबसे पहले भोजन उद्दीपक है, बाद में रीइंफोर्समेंट बनेगा। भूख प्रेरक है जो बिल्ली के अंदर पहले से मौजूद है। और दोस्तों वातावरण में पाने के लिए उद्दीपक स्टिमुलस तो होना चाहिए। ये दोस्तों महान जेबी वॉटसन ने कहा था कि उद्दीपक हमेशा वातावरण में होना चाहिए। मतलब कि अगर उद्दीपक मानव से अलग नहीं होगा, प्राणी से, तो हम उसे व्यवहार, भाई हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर यह पेन मेरे दिमाग के अंदर हो तो क्या आप मुझे पेन उठाते देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। यह पेन उद्दीपक है जिसे उठाना एक अनुक्रिया है। तो भैया यह पेन मुझसे अलग कहीं रखी होगी तभी तो पेन उठाने का व्यवहार करते आप मुझे देख पाएंगे। इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर है कि वॉटसन ने क्या कहा, उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। एंड सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। इसको अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आई। वैयक्तिक विभिन्नता में हम क्या पाते हैं? यस, वैयक्तिक। देखिए दोस्तों हिंदी बड़ी अजीब होती है। व्यक्तिगत भेद का अर्थ है कि वैयक्तिक विभिन्नता में हम क्या पाते हैं? विचलनशीलता, प्रतिमानता, दोनों ए और बी, उपर्युक्त में से कोई नहीं दोस्तों। विचलनशीलता मतलब दोस्तों क्या है? डेविएशन। सब में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाना। वैसे आप उत्तर समझ ही गए होंगे। यस, वैयक्तिक विभिन्नता में हम क्या पाते हैं? यस, तो वैयक्तिक विभिन्नता में हम क्या पाते हैं गाइस? तो आपको बता दें दोस्तों, पहले ही बोला है कि मतलब दोस्तों व्यक्तिगत, इंडिविजुअल डिफरेंसेज। क्या दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हैं? ऐसा कोई मानवता का मानक नहीं है जो हर आदमी पे लागू होता है। सबके चेहरे, रूप, रंग, बुद्धि, तर्क शक्ति, समस्या समाधान की शक्ति, वंशानुक्रम, वातावरण में थोड़ा बहुत अंतर जरूर पाया जाता है गाइस। अर्थात विचलनशीलता, डिफरेंस पाई ही जाएगी दोस्तों। सो द राइट आंसर इज ए फॉर अमेरिका। यस, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 20वीं शताब्दी गाइस, कई बार यह परिभाषा आ चुकी है, मैंने कई बार पहले भी लिया है। और दोस्तों आपको दिखा रहा हूं कि सारे पेपर, लास्ट में आपको बताऊंगा, सारे पेपर दोस्तों एक ही जैसे होते हैं। बस आपको एक यूनिवर्सल मोड पकड़ना होता है स्टडी करने का। ये देखते हैं, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? मुरे ने दी है, एडलर ने दी है दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने दी है, या जेबी वॉटसन ने दी है दोस्तों। आइए एक बार देखते हैं। यस, आइए एक बार हम अपनी पुरानी यादों को दोस्तों ताज़ा करेंगे। हम अपनी कुछ पुरानी यादों को और एक बार ताज़ा करेंगे। यस, आइए। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? मुर्रे ने, एडलर ने, क्रो एंड क्रो ने दोस्तों, जेबी वॉटसन ने दोस्तों। तो दोस्तों आइए यह जानते हैं दोस्तों, यह शैशवावस्था की परिभाषाएं हैं और मैंने आपको बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ाई दोस्तों। शैशवावस्था की परिभाषाएं हैं और मैंने आपको दोस्तों बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ाई है। तो आइए एक बार देखते हैं दोस्तों किसने क्या क्या कहा है। गाइज, एडलर ने क्या कहा है कि कहते नहीं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। क्या उसने कहा? बालक के शुरुआती 2-3 वर्षों में ही ये निश्चित हो जाता है कि भावी जीवन में उसका स्थान कहाँ होगा। अपने गुरु फ्रायड की तरह, क्या कि बालक को जो कुछ बनना होता है 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह फ्रायड ने कहा है दोस्तों। और एडलर साहब ने क्या कहा है कि जन्म के शुरुआती 1-2 वर्षों में ही ये निश्चित हो जाता है कि बालक का भावी जीवन में स्थान कहाँ होगा दोस्तों। तो यह किसने कहा है? एडलर ने। तो यह तो हमारा उत्तर है नहीं दोस्तों। जेबी वॉटसन ने क्या कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और गति दोस्तों, इसीलिए तो वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है दोस्तों। आइए एक बार देखते हैं। तो ये क्या कहते हैं? जेबी वॉटसन कहता है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और गति किसी भी अन्य अवस्था से ज़्यादा होती है, अर्थात यह भी हमारा उत्तर नहीं गई। तो सही उत्तर है दोस्तों क्रो एंड क्रो। यह बड़ा फेमस डेफिनेशन है। क्या? शैशवावस्था, और माफ करेंगे दोस्तों, 20वीं शताब्दी शिशु की शताब्दी है। आइए देखते हैं। 8वां, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है दोस्तों? आइए देखते हैं।
मैंने गाइज कई बार इसको लिया है और मैंने आपको बोला था एक एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, और आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि किस एग्जाम का है। आइए मैं बताऊंगा लास्ट में। इस अवस्था में मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है कौन है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अभी दोस्तों मैंने कल ही लिया था, जैसा आपको मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, मिथ्या परिपक्वता, झूठी मूठी परिपक्वता। अभी कल आपने देखा था, कल के ही दोस्तों लेक्चर में था। और मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कोर्स मैंने बोला था क्या है दोस्तों? बाल्यावस्था। इसलिए फालतू टाइम नहीं लेंगे गाइज, आगे चलेंगे। यस, तो नेक्स्ट, मनुष्य का जीवन मूलतः तो आरंभ होता है किससे? दो कोषों से, एक कोशिका से, कई कोष से, कोई कोष से नहीं दोस्तों। आइए देखते हैं। यस, आइए। सोचिए दोस्तों, हम सभी जानते गाइज, मैंने आपको वंशानुक्रम वातावरण दोस्तों पढ़ाया है और हमने दोस्तों कई बार इसको डिस्कस किया है क्या, कि मानव शिशु की शुरुआत एक निषेचित अंडाणु से होती है दोस्तों, जो सिर्फ एक कोष के रूप में काम करता है दोस्तों। इट वर्क्स एज ए सिंगल दोस्तों, सिर्फ एक कोष के रूप में शुरू होता है। तो द राइट आंसर बीफ बॉम्बे, सिर्फ एक कोशिका। फिर दोस्तों जाइगोट बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट दोस्तों, तमाम सारे साइंटिफिक डिवीजन होते हैं गाइज। पर फिलहाल सही उत्तर है दोस्तों कि यह केवल एक कोशिका से, एक निषेचित अंडाणु से मानव शिशु का जीवन काल शुरू होता है दोस्तों। आगे चलते हैं तो आगे 10वां, शैशवावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी दोस्तों शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? पहला, शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता दोस्तों। यस दोस्तों, पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वास्तव में शैशवावस्था में शारीरिक विकास मेरे बच्चों सबसे तेज होता है, सबसे तीव्र शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में। अर्थात यह ऑप्शन सही है, इसलिए यह हमारा उत्तर भी नहीं है गाइस। यस, दूसरों पर निर्भरता। वो दोस्तों पैदा होते ही बच्चा अपने कपड़े थोड़ी बदल लेगा, बच्चा कमा के थोड़ी ले आएगा भोजन करने के लिए, इसलिए बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है। अर्थात ये भी सही, इसलिए भी हमारा उत्तर नहीं दोस्तों। मानसिक विकास में तीव्रता, यह भी दोस्तों सही है, काफी तेज होता है मानसिक विकास, अर्थात ये भी हमारा उत्तर नहीं दोस्तों। हम सभी जानते हैं गाइस, याद करिए दोस्तों, आपको थोड़ा हंसा दूं। बचपन में दोस्तों अगर कोई चींटी जाती रहती थी, कोई कीड़ा जाता रहता था, हम सीधा उस पर पैर रख देते थे गाइस, और बेचारा मर जाता था दोस्तों। जब हम 10-11 साल के होते थे, हम दोस्तों कोई, अरे यार चींटे को मत दबाओ यार, पाप होता है दोस्तों। तो कहने का अर्थ है कि नैतिकता का उदय जाके बाल्यावस्था में थोड़ा बहुत होता है, पर शैशवावस्था में लगभग दोस्तों, चाहे आप किसी की थियरी ले लें, चाहे आप थियरी ले लें किसकी, महान जीन पियाजे की, उन्होंने भी दोस्तों 0 से 5 वर्ष को नैतिकता के अभाव का समय बताया दोस्तों। तो यह नैतिकता दोस्तों नहीं पाई जाती। सो द राइट आंसर यस, सी फॉर चेन्नई गाइस, नैतिकता का होना दोस्तों, यह गलत है, नैतिकता नहीं होती। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं दोस्तों। बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश में कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009 से, 1 अप्रैल 2010 से, 1 नवंबर 2009 से, 1 नवंबर 2010 से दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। तो यस, आइए, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू? यस, दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि बालकों के लिए दोस्तों यह जो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट दोस्तों है, यह आप जानते गाइस एक लंबी चौड़ी इसने यात्रा तय की दोस्तों। जुलाई, अगस्त, फिर दोस्तों सितंबर, कई महीनों से दोस्तों गुजरता रहा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए दोस्तों। फिर इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया और दोस्तों 1 अप्रैल 2000, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, 9 को नहीं दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को, इस बात को ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इसलिए 2009 को कंफ्यूज मत करिएगा। 1 अप्रैल 2010 को यह अधिनियम तत्कालीन जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं उस समय जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, लागू हुआ। तो द राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे दोस्तों, सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। आगे चलेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 12, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? कई बार मैंने इसको पढ़ाया है। यस,
यस, राइट। दोस्तों एनसीएफ 2005 में दोस्तों 4 क्षेत्रों पर, ध्यान से सुनेंगे, 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान खींचा गया है। देखेंगे दोस्तों, कला, आइए देखते हैं दोस्तों, कला, उसके बाद दोस्तों स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, आइए देखते हैं, शारीरिक शिक्षा, कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, और दोस्तों उसके बाद शांति, दोस्तों एक और मुझे याद नहीं आ रहा है दोस्तों, अभी थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो रहा है। कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, शांति। आई एम मिसिंग 1 पॉइंट दोस्तों, एक पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ। कला, चलिए दोस्तों, ठीक है, अभी फिलहाल दोस्तों कला में चारों, उन्होंने कहा दोस्तों कि चारों तरह की कलाएं, कौन? गायन, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग और विजुअल आर्ट्स। दोस्तों गायन, नृत्य, अभिनय तथा दोस्तों जैसे आप पेंटिंग देखते हैं, दृश्य कलाएं। उन्होंने कहा दोस्तों कलाएं एक तो छात्रों के व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य को, उन्होंने कहा दोस्तों कला मानसिक रूप से हमसे जुड़ी होती है, हमें इसमें आराम मिलती है, खुशी मिलती है। दूसरा, कला हमारी धरोहर को संरक्षित करती है। दोस्तों सो द राइट आंसर, दोनों ए और बी दोनों सही गए। इसको आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जब बालक की, पर देखिए दोस्तों कई बार मैंने इस शब्द को लिया है, क्या? जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में अस्थायित्व होता है तो उससे क्या कहा जाता है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपर्युक्त में से कोई नहीं गया। हमने कई बार इन टर्म्स को दोस्तों डिस्कस किया है, कई बार डिस्कस किया है। जब बालक की परीक्षा में मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में अस्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं गया। तो मैंने ये वर्ड दोस्तों आपको कई बार बताए थे। मैंने आपको क्या बोला था? यह 3 शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो बहुत आते हैं, तो मैं एक बार आपको दोस्तों बताता हूं। जैसे गाइस मान लीजिए मैंने यह पेन दोस्तों खरीदा है लिखने के लिए। अब दोस्तों उसने यह पेन 500 रुपए का दिया है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, मैंने लिखने के लिए पेन खरीदा है, उसने यह पेन 500 रुपए का देता है, इसमें गाना भी बजता है और टॉर्च भी, मान लीजिए आजकल आपने देखा होगा पेन में टॉर्च आता है दोस्तों। अब भैया लिख तो नहीं रहा है, खूब झक्कास गाना बज रहा है, खूब बढ़िया टॉर्च दिख रही है दोस्तों, तो उस उद्देश्य के, मैंने टॉर्च के लिए, गाने के लिए पेन नहीं खरीदा था, लिखने के लिए खरीदा था, ये तो एक्स्ट्रा फीचर्स के रूप में आ गया। दोस्तों जिस उद्देश्य से मैंने पेन को खरीदा था वह लिखने का उद्देश्य था, वह पाया नहीं गया, तो इसमें नहीं पाई जा रही क्या? वैधता। वैधता का अर्थ है दोस्तों कि कोई भी परीक्षण सिर्फ उसी उद्देश्य की पूर्ति करे जिसके लिए इसे बनाया गया है गाइज। अब दोस्तों अगला क्या है? विश्वसनीयता। मैंने क्या बोला था दोस्तों? अगर 5 में 4 का गुणा करो दोस्तों उत्तर आ जाए 20, फिर 5 में 4 का गुणा करो उत्तर आ जाए 2, फिर 5 में 4 का गुणा करो दोस्तों उत्तर आ जाए 1। दोस्तों समान परिस्थितियों में समान परिणाम देना, मतलब एक स्टूडेंट ने दोस्तों एक चैप्टर से 5 सवाल दिए, 5 सही किया, फिर अगले दिन 5 दिए, सारे गलत कर दिया, फिर अगले दिन 5 दिए, 1 सही किया, अर्थात दोस्तों उसने नकल मारा था, उसके परिणामों में निरंतरता नहीं है दोस्तों। समान परिस्थितियों में समान परिणाम देना विश्वसनीयता है, एंड दिस इज द राइट आंसर दोस्तों। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर आप में से काफी लोगों ने दोस्तों सही उत्तर दिए हैं, बी फॉर बॉम्ब इज द राइट आंसर। समान। दोस्तों साइंस को क्यों कहा जाता है कि इसके नियम सार्वभौमिक हैं? तो दोस्तों पूरी दुनिया में कहीं भी पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो H2O ही आएगा, HO2 कहीं नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए साइंस के नियमों में निरंतरता, समानता पाई जाती है, इसीलिए इसे विश्वसनीयता कहते हैं दोस्तों। और भेदभाव न करना, अगर 10 परीक्षक आपकी कॉपी चेक करें तब भी समान नंबर आप पाएं तो आपके रिजल्ट में वस्तुनिष्ठता, पक्षपात रहित होना वस्तुनिष्ठता है दोस्तों। आइए एक बार देखिए इसको, और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे। आइए
अगर मापन में देखेंगे दोस्तों, अगर मापन में, सॉरी माफ करेंगे, x में, अगर इनमें से किसमें मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है, किसमें? निर्माणात्मक मूल्यांकन में, योगात्मक मूल्यांकन में, निदानात्मक मूल्यांकन में, उपर्युक्त में से कोई नहीं गाइस। आइए देखते हैं, निम्न में से किसमें मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन करती है दोस्तों। आइए, यस, संपूर्ण अवलोकन दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों, संपूर्ण, पहले तो जान लें दोस्तों संपूर्ण अवलोकन क्या होता है गाइज। संपूर्ण अवलोकन दोस्तों क्या होता है? जब आप संपूर्ण परीक्षा, आइए एक बार देखते हैं, यस लेट्स गो, संपूर्ण, राइट, बिल्कुल सही दोस्तों। तो पहले जान लें, जब संपूर्ण अवलोकन का अर्थ है दोस्तों संपूर्ण विषय वस्तु को परीक्षा में शामिल करना। देखिए गाइस, निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है? सीखने के दौरान ही करेक्शन करते रहना, अर्थात यह हमारा उत्तर नहीं होगा दोस्तों। निदानात्मक मूल्यांकन है कमियों का पता लगाना, यह हमारा उत्तर नहीं होगा दोस्तों। संपूर्ण विषय वस्तु को दोस्तों सिर्फ वार्षिक परीक्षा में शामिल किया जा सकता है, अर्थात दोस्तों यह योगात्मक मूल्यांकन है, जिसे आप व्यापक मूल्यांकन भी कह सकते हो। सो द राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। एक बार यस करें। हाँ सर, हम आपकी बात को समझ गए हैं दोस्तों। योगात्मक मूल्यांकन, आपको जानते हैं दोस्तों, मूल्यांकन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला जिसे आप रूपात्मक या निर्माणात्मक कहते हैं दोस्तों। निर्माणात्मक अर्थ है बनाते हुए चलना। मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, मुझे आपके अंदर त्रुटि नजर आई, पहले मैं सुधारूंगा तब अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा। यह दोस्तों समय रहते खामियों को दूर कर लेना, यह कहलाता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। चैप्टर पे चैप्टर पढ़ाते रहना और संपूर्ण चैप्टर्स को अंत में परीक्षा लेना दोस्तों, यह योगात्मक समेटिव असेसमेंट होता है, आपने सुना होगा। सो द राइट आंसर इज गाइस योगात्मक मूल्यांकन। इसको आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 15। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, ऐसे अनुसंधान को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, उपर्युक्त में से कोई नहीं गाइस। लेट्स गो, आइए देखते हैं, यस लेट्स गो। आज मैं दोस्तों आपके स्कोर भी जानने की कोशिश करूंगा। यस आइए दोस्तों, आपने बीटीसी, बीएड, डीएलएड में दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान का नाम सुना होगा। सीधा सीधा मैं उत्तर आपको 1 सेकंड में ही बता दे रहा हूं दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो। आइए एक बार देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान दोस्तों, देखेंगे, इट्स ऑल राइट। क्रियात्मक अनुसंधान देखते हैं गाइज। क्रियात्मक अनुसंधान दोस्तों क्या है सर, एक बार समझेंगे। हाँ दोस्तों, जैसे अब प्रॉब्लम उठी है कहाँ? चंद्रा इंस्टीट्यूट में, तो दोस्तों इसको सॉल्व वो नहीं कर सकता जो किसी और जगह से आएगा। दोस्तों इलाहाबाद की प्रॉब्लम को अमेरिका वाला क्या सॉल्व करेगा? मतलब दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि जिस जगह पे प्रॉब्लम हुई है वहाँ के लोग उस प्रॉब्लम को सबसे बेहतर जानते हैं। अगर उन्हें ही सॉल्यूशन के लिए बोला जाए तो वह एक बेहतरीन सॉल्यूशन देंगे दोस्तों। तो विद्यालय में उत्पन्न हुई समस्याओं को खुद विद्यालय की वर्कफोर्स द्वारा विद्यालय के दैनिक क्रियाकलाप को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जो दोस्तों प्रयास किया जाता है, उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, न कि बाहर के परीक्षकों द्वारा। दोस्तों बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कई एग्जाम्स में आता है। तो आइए एक बार देखते हैं। तो हम आइए अरे दोस्तों, अगर अभिप्रेरणा प्रभावशाली है, अगर मोटिवेशन पावरफुल है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान रखता है, शीघ्र सीखता है, प्रसन्न रहता है। दोस्तों सभी लोग दोस्तों कई बार इसको हम ले चुके हैं पहले भी। दोस्तों अगर अभिप्रेरणा दमदार हो तो इसका क्या प्रभाव मिलता है? ऑप्शन ए, इससे बालक स्वस्थ रहता है। ऑप्शन बी, ध्यान रखता है, शीघ्र सीखता है, प्रसन्न रहता है। गाइज हम शुरू से ही चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, कई बार से, कई दिनों से दोस्तों हम सब पढ़ रहे हैं क्या? द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग। दोस्तों क्या उन्होंने कहा कि कोई भी अधिगम
उन्होंने कहा कोई भी अधिगम संभव ही नहीं है अगर आपके पास अभिप्रेरणा ना हो। अर्थात दोस्तों अभिप्रेरित क्या कहा गया दोस्तों, आपने सीटीटी में तमाम एग्जाम्स में देखा है, आंतरिक प्रेरणा, कि बंदा जब स्वतः किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है तो उसके अधिगम की गति में सेल्फ मोटिवेशन, खुद की प्रेरणा होती है। ये दोस्तों प्रेरणा अधिगम को सहज बनाती है और प्रेरणा रहित से जब बंदा भरा होता है वह तेजी से सीखता है। एंड सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर दोस्तों। हस्तशिल्प दोस्तों, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? मंदबुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को, प्रखर बुद्धि बालक को? हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? इनमें से दोस्तों हस्तशिल्प की शिक्षा किसे देनी चाहिए? कैसे बालक को? आइए देखते हैं। गाइज आप ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, मैंने हमेशा बोला, कई लेक्चर में मैंने बोला, आपके दोस्तों उत्तर तो आ ही रहे हैं, मैं अपने भी लॉजिक शुरू करूंगा। तो मैंने बोला ना कि अगर मंदबुद्धि बालक को आप 500 करोड़ रुपए लगा के बिजनेस करा दोगे, 2 महीनों में वो पूरे 500 करोड़ रुपए गायब कर देगा। और अगर आप उससे पूछोगे भाई ये 500 करोड़ रुपए तुमने कहाँ गायब किए, दोस्तों बता भी नहीं पाएगा दोस्तों। इसलिए मंदबुद्धि बालक को गाइज, इनको देखिए दोस्तों, मतलब ये इतने मंदबुद्धि होते, कई बार आपने देखा होगा ये टी शर्ट या शर्ट दोस्तों 10 दिन से एकदम गंदी मैली कुचैली पहना है और आप इसको बोल रहे तुम्हें गंदी की बदबू नहीं आ रही? नहीं नहीं नहीं, मुझे बदबू कहाँ आ रही दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों इवन अपना ध्यान नहीं रख पाते ऐसे बालक। दोस्तों ऐसे बालकों को साफ सफाई, खुद का केयर करने की शिक्षा, तो दोस्तों ये बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस आप कहो कि कंप्यूटर चला ले, कोई वैज्ञानिक बन जाए, तो यह इसकी मानसिक जो मजबूती है यह अलाउ नहीं करती दोस्तों। इसलिए शुरू से ही ऐसे बच्चों को दोस्तों रोजगार परक, जिससे वो थोड़ी रोजी रोटी कमा सके, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे दोस्तों कोई बीड़ी बनाना, जैसे आजकल होता है ना, या कोई दोस्तों नॉर्मली कोई पैकेजिंग करना, कोई बिस्किट इत्यादि का पैकेट बनाना दोस्तों, मतलब इनको हस्तशिल्प, हाँ मशीन के काम आप इन्हें नहीं दे सकते। क्यों हस्तशिल्प लिखा है कि मशीन में चल रहा है, पता चला हाथ ही काट लिया। ये दोस्तों हस्तशिल्प इत्यादि की शिक्षा देनी चाहिए दोस्तों मंदबुद्धि बालक को। सो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। सो आई छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है दोस्तों? किसी छात्र को चोरी करने की आदत को कैसे दूर कर सकते हैं? ऑप्शन ए बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर। आइए, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। दोस्तों यह क्वेश्चन दोस्तों कई एग्जाम्स में आया है, सीटीटी में आया है, रीच में आया है दोस्तों। आइए देखते हैं। यस, पहले तो जान ले दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है अगर कुछ बालकों में चोरी करने की आदत है तो आप इस आदत को कैसे दूर कर सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन क्या, बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कई बार दोस्तों, पुराने कलर को एक बार फिर से वापस आता हूं, तो वह ट्रिक जो हर क्वेश्चन पे लागू होगी वह क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। उस ट्रिक का नाम क्या है दोस्तों? उस ट्रिक का नाम है बाल केंद्रित शिक्षा। अर्थात ऐसा कोई ऑप्शन आप चयनित नहीं करेंगे जिसमें बालक की बुराई की गई है। बालक है यार, कोई क्रिमिनल थोड़ी हम उसको जाकर लाठी लाठी मारेंगे दोस्तों। यह हमारा उत्तर नहीं है, यह हमारा उत्तर नहीं दोस्तों। उदाहरण, आप दोस्तों बालक, छोटे बालक को उदाहरण नहीं समझ में आएगा। ये दोस्तों मैंने आपको बोला था छोटे, जैसे आपने बोले बेटा बेटा तुम क्यों चोरी करते हो, आप खुद समझिए दोस्तों, लॉजिक दे रहा हूं। बेटा गांधी जी तो चोरी नहीं करते थे, तो बाबू वो गांधी जी उसको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों ईमानदार बालक जो कि मूर्त है, दिख रहा है, उसके सामने उनको पुरस्कृत किया जाए तो उसको लगेगा नहीं यार देखो इन लोगों को, मैं चोरी करता हूं इसलिए मुझे डांट मिली है, इन लोगों ने अच्छे काम किया इसलिए इनको पुरस्कार दिया है। तो यहां होना चाहिए अन्य ईमानदार बालकों को पारितोषिक देकर, चोरी करने वाले बालक को नहीं, वे बालक जो ईमानदार है दोस्तों। सो द राइट आंसर इज ए फॉर अमेरिका। यस, इसको थोड़ा क्वेश्चन में दोस्तों शब्दों में क्लैरिटी नहीं हो पाई है, होना चाहिए दोस्तों अन्य बालकों को, मतलब दोस्तों जो चोरी नहीं करते उन बालकों को पारितोषिक देकर। सो द राइट आंसर इज गाइज ए फॉर अमेरिका। इसको आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां।
प्रतिभावान बालकों की, देखिए दोस्तों कह रहा है कि अगर प्रतिभावान बालकों की पहचान करनी हो तो सबसे बेहतर तरीका पहचान करने का क्या होगा। दोस्तों एक बार देखिए, मैंने पढ़ाया भी है दोस्तों क्लास में कि प्रतिभावान बालकों की पहचान करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। पहला, अभिभावकों के मत को ले जानने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को ध्यान देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को ध्यान देना चाहिए, समुदाय के विचारों को ध्यान देना चाहिए। आई इसको आई बड़े ही दोस्तों कुछ मजेदार क्वेश्चन रहेंगे, मुझे यकीन है आपको अच्छे लगे होंगे। तो प्रतिभावान बालकों को पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? लॉजिक गाइस, थोड़ा फन, थोड़ा मजाक, थोड़ा लॉजिक। आइए दोस्तों थोड़ा मजाकिया लहजे में शुरू करते हैं। अब दोस्तों हर माता पिता मान लो डिसाइड कर ले भाई हमारा बेटा प्रतिभावान है। भैया क्या सबके बेटे प्रतिभावान थोड़ी है। अर्थात दोस्तों अभिभावकों के मत में पक्षपात की संभावना रह सकती है, अर्थात ये हमारा ऑप्शन नहीं गया। शिक्षक के निर्णय को दोस्तों यहां भी दोस्तों ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। आई मीन ये दोनों भी तरीके हैं दोस्तों, पर वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट। हमें सबसे बेहतरीन का सिलेक्शन करना है। तो क्या कर रहा है दोस्तों, शिक्षकों के निर्णय को। दोस्तों मान लीजिए शिक्षक का बेटा है क्लास में, अब दोस्तों दिमाग सठिया गया शिक्षक का, नहीं मेरा बेटा ही सबसे ब्रिलियंट है, भले वो 20% लाता है। दोस्तों यहाँ भी पक्षपात हो सकता है, इसलिए दोस्तों निष्पक्ष परीक्षण की भैया सबसे मुश्किल गणित के 10 प्रश्न जो किसी को ना मालूम हो, पेपर आउट ना हुआ हो, बैठा दिया जाए, जो सबसे अच्छे नंबर लाएंगे वही प्रतिभावान विद्यार्थी होंगे गाइस। इसलिए सबसे बेहतर है कि निष्पक्ष परीक्षा करा ली जाए। सो द राइट आंसर इज गाइस बी फॉर बॉम्बे। एक बार सब लोग यस करेंगे। हाँ सर हम आपकी बात को समझ गए हैं। यस बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। तो यस आई राइट यस सभी लोग दोस्तों समझ गए हैं। सबसे बेहतर रहेगा कि वस्तुनिष्ठ भाई 10 कठिन गणित के सवाल ले लिए जाएं, सबको बैठा दिया जाए, सबकी औकात पता चल जाएगी। जो सबसे बेहतरीन नंबर लाएंगे दोस्तों वही माने जाएंगे क्या, प्रतिभाशाली छात्र। आइए एक बार देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का। आइए दोस्तों निम्न में से गाइज हमने फ्रायड को बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इसका सही उत्तर देंगे। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। पहला विश्लेषण और निर्णय, दूसरा रुकावट को दूर करना, तीसरा दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, तीसरा उदात्तीकरण। दोस्तों माफ करेंगे चौथा उदात्तीकरण। आइए एक बार देखते हैं। यस तो तनाव को दूर करने का दोस्तों कौन सा अप्रत्यक्ष तरीका है दोस्तों। पहला विश्लेषण और निर्णय करना, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का मतलब दोस्तों बड़ा लक्ष्य लिए थे छोटा लक्ष्य ले लेना, और दूसरा दोस्तों उदात्तीकरण। दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है, इसका एक और नाम है दोस्तों शोधन। इसको सब्लिमेशन दोस्तों मैंने कई बार। अब देखिए गाइस आप खुद इसका उत्तर दे सकते हैं, बस आपको सोचने की जरूरत है। जैसे तनाव को, अब दोस्तों जब आप विश्लेषण की यार मैं इतने सालों से टीचर की तैयारी मैं कर रहा हूँ, मैं दिमाग से मोटा आदमी, टीचर नहीं बन पा रहा हूँ, आज मैं एकदम सोचूंगा और निर्णय लूंगा कि टीचर बनना चाहिए या नहीं दोस्तों। तो यह दोस्तों ये तो प्रत्यक्ष हुआ, इसमें अप्रत्यक्ष कुछ भी नहीं। रुकावट को दूर करना, दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे टीचर बनने से रोक रही है, मैं उसको पहचानूंगा, उस प्रॉब्लम को दूर करूंगा। तो दोस्तों ये भी तो प्रत्यक्ष ही हुआ, अर्थात यह भी हमारा उत्तर नहीं दोस्तों। दूसरे लक्ष्यों का कि भाई मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, मैं आज तक प्रीलिम्स नहीं निकाल पाया, मैं दिमाग से मोटा आदमी, मैंने डिसाइड कर लिया है क्या कि इससे बढ़िया तैयार मैं क्लर्क की तैयारी करूं दोस्तों। तो ये भी तो प्रत्यक्ष हुआ। गाइज मैंने क्या बोला था कि एक आदमी जो काम वासना को पूरा नहीं कर पा रहा है, दूसरों पे अटैक कर देता है, बलात्कार करता है, पुलिस जूते जूते मारती दोस्तों। मैंने आपको कई बार ये शब्द बताया है, कई बार आप यस करें हाँ सर आपने बताया है। और वो जानता है दोस्तों कि अगर वो बलात्कार करेगा पुलिस उसको जुतियाएगी, जूते जूते मारेगी, इसलिए वो सोचता है कि मैं एक ऐसा काम करूं कि मेरी काम वासना भी प्रकट हो जाए और मैं जूता भी न खाऊं। इसलिए दोस्तों वो एक अश्लील कविता लिख देता है, एक घटिया अश्लील मूर्ति बना देता है। सुनने में दोस्तों आपको अजीब लगता है, पर उसने काम वासना को किसी स्त्री पर प्रकट न करके अपनी घटिया कविता में उतार दी, अपनी घटिया मूर्ति में उतार दी। इससे समाज में होने वाली प्रत्यक्ष हानि बच गई। दोस्तों किसी
खतरनाक संवेग को, तनाव को, बुरी आदत को प्रत्यक्ष न प्रकट करके परोक्ष प्रकट करना दोस्तों क्या कहलाता है? शोधन या उदात्तीकरण। दिस इज द राइट आंसर। यह हमारा सही उत्तर है गाइस। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21, विश्लेषण ब्लूम के किस पक्ष में आता है दोस्तों? आइए, विश्लेषण ब्लूम के किस पक्ष में आता है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक पक्ष में, भावात्मक पक्ष में, कौशल निर्माण में दोस्तों, या फिर आता है किस में? यस, इनमें से कोई नहीं आएगा। ये देखते हैं। यस, विश्लेषण का संबंध ब्लूम के किस पक्ष से है दोस्तों? सभी जानते हैं। आई मीन विश्लेषण जो पद है या चरण है, ब्लूम के किस पक्ष में आता है? ज्ञानात्मक पक्ष में, भावात्मक में, कौशलात्मक से, या इनमें से कोई नहीं गाइस? ये देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं ब्लूम की टेक्सोनोमी का जो ज्ञानात्मक पक्ष है दोस्तों, ज्ञानात्मक, उसमें दोस्तों 6 चरण आते हैं। पहला क्या है? आइए, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और दोस्तों मूल्यांकन। तो आप देख सकते हैं कि जो विश्लेषण शब्द है, आप देख सकते हैं, इट्स कॉल्ड ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इस हिसाब से दोस्तों जो विश्लेषण शब्द है वो आना चाहिए कहाँ पे दोस्तों? ज्ञानात्मक। यस, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया गाइज। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। तो अगला चलेंगे। यस, और अब चलेंगे दोस्तों 21वां, भावात्मक पक्ष जो दोस्तों ब्लूम का अफेक्टिव डोमेन है। तो भावात्मक पक्ष में कौन कौन से पद आते हैं? ग्रहण करना, आइए दोस्तों, अनुक्रिया करना, मूल्य आंकना, उपरोक्त सभी। आइए, यस, ओके। दोस्तों जैसा मैंने बोला था, ब्लूम ने दोस्तों अपना जो दूसरा पक्ष दिया दोस्तों, उसे हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। जो ब्लूम ने अकेले नहीं दोस्तों बल्कि दिया दोस्तों ब्लूम का भावात्मक पक्ष, लगभग दोस्तों 1964 के आसपास आया। इसमें ब्लूम ने और कुछ लोगों का सहारा लिया दोस्तों, जैसे क्रॉथवेल का सहारा लिया, मेसिया जिसे बोलते हैं, मेसिया का सहारा लिया दोस्तों। तो उसमें दोस्तों 5 पद हैं, इसमें पहले 3 पद हैं दोस्तों क्या? ग्रहण करना। भाई हमको भावात्मक, वैसे दोस्तों कोई वीर रस में चेतक घोड़े के बारे में बता रहा है महाराणा प्रताप के, पहले अपन सुनेंगे दोस्तों, यह ग्रहण कर रहे हैं, यह ग्रहण करना है दोस्तों, फिर अपन एकदम देशभक्ति से भर के देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यह अनुक्रिया है दोस्तों। फिर अपन जानेंगे यार ये वीर रस जो अभी हमको देशभक्ति के लिए मर मिटने के लिए उद्यत कर रहा है, यह कितना मायने रखता है गाइस? यह कहलाता है मूल्यांकना। तो डी फॉर डेनमार्क इज द सही उत्तर है। तीनों पद इसी में आते हैं। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। इसको और आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पर। मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है गाइस? विकासात्मक, सतत, नियमित, खंडित। आइए देखते हैं मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है गाइस। तो मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए विकासात्मक, सतत, नियमित और खंडित। दोस्तों जैसा आप जानते हैं मूल्यांकन का कोई आदि अंत नहीं दोस्तों। ऐसा मतलब गाइस, ऐसा वो कहते नहीं दोस्तों, यू डोंट एवर रीच द पॉइंट ऑफ परफेक्शन। कोई कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता दोस्तों, कुछ न कुछ त्रुटियां हम सब में रहती हैं। अर्थात दोस्तों ऐसा तो कोई समय ही नहीं आता कि आप बोले कि नहीं साहब बस अब मूल्यांकन। दोस्तों हमेशा कुछ कमियां रह जाती हैं, इसलिए मूल्यांकन एक सतत लगातार चलने वाली दोस्तों, मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया गाइस। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। तो क्या चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। मयंक को गणित में मैंने दोस्तों कई बार आपको समझाया है, मुझे अच्छा लगेगा आप बताएंगे दोस्तों। मयंक को गणित में 80 अंक मिले हैं, यह क्या है? मापन है, मूल्यांकन है, दोनों है, कोई नहीं गाइस। आप बताएंगे क्या है दोस्तों?
मयंक को गणित में 80 अंक प्राप्त हुआ है, यह क्या है? मापन है, मूल्यांकन है, दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं गाइस? आइए देखते हैं। मैंने खुद आपको कई बार बताया दोस्तों कि अब मापन हमेशा क्या होता है? संख्यात्मक होता है दोस्तों। मापन से हमको, जैसे दोस्तों क्या कहा गया है कि मयंक को गणित में 80 अंक प्राप्त हुआ है। आप तो बड़े खुश हो गए होंगे कि यार मयंक, वाह यार मयंक तो 80 नंबर लाया है। पर दोस्तों क्या आपको पता है पूर्णांक 100 का ही है? भाई कोई पता है क्या पूर्णांक? क्या पता पूर्णांक 8000 का हो? क्या हो? पूर्णांक कितने का है भैया? 8000 का है। इसमें 80 अंक सिर्फ 1% है। दोस्तों मापन हमें सिर्फ यह बताता है कि कितना है। मापन हमको ये नहीं बताता कि पर्याप्त है या नहीं। दोस्तों जैसे राम को गणित में 90 नंबर मिले हैं, अभी तो बाद में पता चला कि राम हजारों नंबर से फेल हो गया है, तो दोस्तों पूर्णांक तो बहुत ज्यादा का है। तो इस कहने का मतलब यह है कि मापन सिर्फ हमें अंक बताता है, जबकि मूल्यांकन हमें बताता है कि अंक इनफ है या नहीं। दोस्तों जैसे आपको गणित में 60 नंबर मिले हैं, यह मापन है। आप प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, यह दोस्तों मूल्यांकन है। तो मुझे यकीन है आप समझ ही गए होंगे इसका क्या सही उत्तर है। राइट आंसर ए फॉर अमेरिका, यह मापन है गाइस। एक बार देखते हैं इसको। नेक्स्ट 30वां दोस्तों ईसीसी। कल मैंने दोस्तों इस पे क्वेश्चन लिया था, क्या? प्रारंभिक बाल देखरेख एवं शिक्षा कितने वर्ष के बालकों के लिए है? याद आया मैंने क्या बोला था? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसे दोस्तों ईसीसी कहते हैं। यह कितने वर्ष के लिए है? 3 से 6, 0 से 3, 0 से 6, दोस्तों 2 से 6। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, यह जो दोस्तों प्रोग्राम था 1975 में शुरू किया गया था। दोस्तों पहले इसमें 3 से 6 वर्ष की आयु आती थी, पर बाद में दोस्तों गर्भ से ही पोषण की जरूरत पड़ती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और अब इसकी उम्र है दोस्तों 0 से 6 वर्ष की गाइज। अब इसकी उम्र है दोस्तों 0 से 6 वर्ष लास्ट। और हाँ दोस्तों, मेरे बाद आदरणीय आशीष सर दोस्तों आपकी क्लास लेंगे, तो आशीष सर के लिए वेट करेंगे दोस्तों। और आगे दोस्तों अगला, मैंने दोस्तों कल आपको ये पढ़ाया था, ये क्वेश्चन भी मुझे कहीं मिला दोस्तों। समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 1975 से, 2 जुलाई 1980 से, 20 जुलाई 1980 से, 20 अक्टूबर 1975 से। दोस्तों कल मैंने इसको लिया था। इसको मैंने दोस्तों आपको बोला था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS, इसकी शुरुआत कब से की गई दोस्तों? क्योंकि इसी को बाद में बदल कर ECC नाम दिया गया। इसी का नाम बाद में बदल के दोस्तों क्या हो गया? ECC हो गया। 2 अक्टूबर 1975, 2 जुलाई 1980, 20 जुलाई 1980, 20 अक्टूबर 1975। आइए देखते हैं। यस, तो जैसा मैंने कल आपको बताया था कि शुरू में इसका नाम था समेकित। दोस्तों यह योजना शिशुओं के पोषण और शिक्षा के लिए 2 अक्टूबर 1975 से शुरू की गई, और शुरुआत में इसका नाम था ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्विसेज। दोस्तों यह 2 अक्टूबर 1975 से शुरू की गई गांधी जी के दोस्तों इससे। तो आइए एक बार बताएंगे दोस्तों कैसा लगा, हाउ वाज द क्लास। और दोस्तों मुझे प्लीज़ ईमानदारी से बताएं कैसा रहा स्कोर आज का। और मुझे क्लास के लिए दोस्तों आज जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, जब भी रात दिन भर में आप इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, मुझे अच्छा लगेगा। आप अपना फीडबैक दें कैसा लगा, और अपने स्कोर भी दोस्तों लिखें, एक बार मैं देखना चाहूँगा। यस, राइट, ओके। तो अब हम 2100 पे चल रहे हैं। यस, राइट, बताएंगे दोस्तों। यस, ओके, 26, ओके। दोस्तों आज का पेपर बताएं कैसा लगा। तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया फॉर्मेट में, एक यूनिवर्सल फॉर्मेट ले रहा हूँ, इसमें शिक्षण भी रहेगा, चाइल्ड साइकोलॉजी भी रहेगी,
वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। यस, सुपर दोस्तों, बस अपना साथ देते रहिए। मैं एक नए तरीके से इस क्लास को दोबारा फिर से डेकोरेट करना चाहता हूँ दोस्तों। वैसे आपको बता दूँ, आज मैंने दोस्तों जो क्वेश्चन लिए थे, मैंने दोस्तों कुछ सुपर टीटी, कुछ यूपीटीटी, कुछ दोस्तों मैंने रीट का, जो राजस्थान का दोस्तों टेट का एग्ज़ाम होता है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर रीट के ले लीजिए, तो मैंने 8 से 10 क्वेश्चन रीट के भी ले लिए हैं इसमें। तो मुझे यकीन है दोस्तों निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइस, कल फिर इसी समय पर मैं आरपी मिश्रा आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाज़त दे दोस्तों। टेट रीट मैं दोस्तों, मुझे यकीन है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है, बस आप पढ़ो दोस्तों, एक ही प्रैक्टिस से सारे एग्जाम कवर किए जाएँ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू।